हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हम इस टाइम पर रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने मधुमेह के बारे में देखा, लीवर से संबंधित रोग के बारे में देखा और हृदय से संबंधित रोग के बारे में चर्चा कर लिया है। आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है आपकी किडनी डिजीज पर। मतलब जो वृक्क या गुर्दे से संबंधित जो भी रोग होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपसे चाहे रीनल डिजीज पूछा जाए या फिर किडनी डिजीज पूछा जाए, बात एक ही होती है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि किडनी को हम कई नामों से जानते हैं। किडनी को ही हम वृक्क बोलते हैं, किडनी को ही हम गुर्दा बोलते हैं और किडनी को ही हम किडनी भी बोलते हैं। तो आपको इन सारे नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको पढ़ना है आज किसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल डिजीज या फिर किडनी डिजीज के बारे में। किडनी के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो किडनी होती है हमारी, किडनी एक प्रकार से ये छन्नी समझ के चलिए इसको। जो ये किडनी होती है हमारी, किडनी बिल्कुल छन्नी की तरह होती है। किडनी का काम क्या होता है? जैसे छन्नी क्या करती है, छन्नी छानने का कार्य करती है। तो उसी प्रकार से जो किडनी होती है हमारी, उसका भी कार्य क्या होता है? फिल्ट्रेशन का कार्य करना होता है। तो हमारी किडनी क्या करती है? हमारी किडनी फिल्टर का कार्य करती है। आपको पता है ये जो हमारी किडनी होती है, किडनी का आकार कैसा होता है? तो किडनी का जो आकार होता है बिल्कुल सेम की तरह होता है। कैसे होता है? सेम की तरह होता है। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो किडनी का आकार सेम के आकार के जैसा होता है। या फिर आप ध्यान रख सकते हैं कि कान के आकार का जैसा होता है। इतनी बातें हमें ऐसे ही समझ के रखनी है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ठीक, अब चलिए हम किडनी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जो किडनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। हमारी किडनी किससे बनी होती है? तो ये 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन शब्द को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो किडनी है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो आपकी होती है नेफ्रॉन। और जो ये नेफ्रॉन होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस से बनकर मिलकर बना होता है। किससे? तो ये ग्लोमेरुलस से बना होता है। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि ये जो नेफ्रॉन होता है वो ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है। लेकिन अब ये ग्लोमेरुलस होता क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है, यह कोशिका गुच्छों का एक जाल होता है। क्या होता है? यह कोशिका गुच्छों का एक जाल होता है। मतलब आपने किडनी की संरचना देखी होगी तो वो क्या होता है? वो एक जाल नुमा होता है जो कि किडनी में नेफ्रॉन की शुरुआत में स्थित होता है। यह क्या करता है? यह खून को लाने व ले जाने वाली नलिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या ये जो ग्लोमेरुलस होता है किससे? तो जो खून को ले जाने व ले आने वाली नलिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। जो जरूरी पदार्थ हैं उन्हें शरीर में रखता है और जो व्यर्थ पदार्थ होता है उन्हें बाहर छान कर अलग कर देता है। तो ये क्या करता है? ये ग्लोमेरुलस का यही कार्य होता है। तो आपको यहाँ से कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं? तो यहाँ से आपको सबसे पहले इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला कि ये तीनों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है किससे बना होता है? तो वो बना होता है आपका ग्लोमेरुलस से बना होता है। और किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और किडनी की जो क्रियात्मक इकाई मतलब जो फंक्शनल यूनिट होती है वो आपकी होती है नेफ्रॉन होती है। ठीक, तो ये हमें इतने पॉइंट अपने किडनी के बारे में ध्यान रखना है।
अब हमें कुछ बातें किडनी के बारे में और ध्यान रखनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किडनी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके लिए किडनी से ही क्या, जो भी आपके रोग हैं, उन सभी से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये हमारा जो डिज़ीज़ वाला चैप्टर है, मतलब जो हमें मेन 4 डिज़ीज़ पढ़ने थे, वो हमारा आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको आज ही बता दे रही हूँ, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल कल की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम ये जो हमारे 4 डिजीज़ पढ़े अभी हमने, किसके बारे में, एक तो डायबिटीज़, लीवर, हार्ट एंड आज किडनी, इन चारों के मिक्स क्वेश्चन आपको, इन्हीं सिर्फ और सिर्फ यही 4 डिजीज़ के क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हैं और प्रश्नों की श्रृंखला 100 प्लस होने वाली है। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में जो भी हमारे छूट गए हैं, जो भी पॉइंट छूट गए हैं, कल उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन नए लगेंगे, इम्पॉर्टेंट लगेंगे, उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं किडनी के बारे में और बातें जो हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि किडनी एक बार में लगभग 1300 ml पर मिनट ब्लड पहुंचाता है, जो कि हृदय से निकलने वाले रक्त का 1/4 भाग होता है। तो किडनी एक बार में कितना ब्लड पहुंचाता है? तो एक बार में लगभग 1300 ml पर मिनट ब्लड पहुंचाता है। और ये जो ब्लड को पहुंचाता है ना, वो कितना होता है? तो यह हमारे हृदय से निकलने वाले रक्त का 1/4 भाग ही होता है। प्रतिदिन प्रतिदिन इनसे 50,000 ml पानी और 22,500 ml पर लीटर सोडियम ग्लोमेरुलस की ये जो फ़िल्टर करने की क्षमता होती है ना, वो होती है। कितनी होती है? मतलब पानी कितना और सोडियम कितना? 50,000 ml जो है पानी और 22,500 जो है आपका सोडियम फ़िल्टर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। किसकी? ग्लोमेरुलस की। आपको पता है ये जो ब्लड ले आने और ले जाने का कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है? यही आपका ग्लोमेरुलस कर रहा है। जो चीज़ें आपके शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनको हमारे शरीर में वापस भेज दे रहा है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको छान कर बाहर फेंक दे रहा है। तो इसकी क्षमता कितनी है? अब अगर आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मूत्र में कितना पानी निकलता है, वो होता है 1.5 मतलब कि 1.5 लीटर। आपको सामान्य तौर पर ये ध्यान रखना है कि जो एक व्यक्ति होता है, एक दिन में वो औसतन कितना लीटर का यूरिन पास करता है? तो वो होता है आपका 1.5 लीटर। और 100 से 200 मोल सोडियम ही उसके शरीर से बाहर निकल पाता है। तो एक व्यक्ति के शरीर से जो मूत्र निकलता है वो कितना है? 1.5 लीटर है। और जो सोडियम बाहर निकलता है वो 100 से 200 मोल सोडियम होता है। ठीक? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे भी कुछ पॉइंट हमें इसके बारे में ध्यान रखने हैं। वो क्या है? तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में पानी हो गया, मिनरल्स, साल्ट और अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे कण पाए जाते हैं। इनमें से शरीर की आवश्यकता अनुसार तत्वों को किडनी वापस करती है और शेष को बाहर कर देती है। कहने की मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो वो आपका हो जाता है वाटर, मिनरल, साल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे कण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कहने का मतलब हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और जो ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं, क्या सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं? मतलब इन जो सारी चीज़ें हम जितना लेते हैं, क्या उतनी की ज़रूरत होती है? नहीं। तो ये किडनी का हमारे कार्य क्या होता है? हमारे किडनी का कार्य ये होता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसे ये ले लेता है, और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकता ले लेते हैं हम, आवश्यकता से ज़्यादा उनका सेवन कर लेते हैं, तो किडनी इनको जो है निकाल देती है बाहर। आपने सुना होगा कि हम सुनते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब होता है? क्या आप 10 से 15 लीटर पी सकते हैं पानी?
नहीं। तो एक औसत पानी का होता है कि आप 5 से 6 लीटर एक दिन में पानी पी सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा पानी लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमारी किडनी ऐसे ही बाहर निकाल देती है। तो जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उतना हमारे शरीर में पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बाकी जो किडनी होती है वो उसे निकालने का कार्य करती है। तो हमारे शरीर में छन्नी का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका किडनी। किडनी ही हमारे शरीर से जो अनावश्यक होते हैं उनको निकाल देता है और जो आवश्यक होते हैं उसे ले लेता है, अंदर ले लेता है। ठीक? अब आगे हमें क्या ध्यान देखना है? जब हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, रक्त, प्रोटीन, ट्यूब्यूमिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ग्लोमेरुलस में ही रह जाते हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? जब वो ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है तो ऐसे में तो जो ये भी हमारे प्रोटीन हैं, ब्लड हैं और हमारे प्लेटलेट्स हो गए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर रह जाती हैं आपके? तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं ग्लोमेरुलस में रह जाती हैं, ठीक? किडनी की बीमारी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि जो किडनी की बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो किडनी की बीमारी को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक? ये इतना पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो आपने समझ लिया कि किडनी का कार्य क्या होता है। यहाँ से बस बेसिक सी चीज़ें ये समझनी है कि जो किडनी होती है हमारी, वो छन्नी का कार्य करती है। जो भी हमें आवश्यकता होती है उसे अंदर रख लेती है और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो भी अपशिष्ट हमारे शरीर का होता है उसे ये निकाल देती है। ये कार्य हमारा कौन करता है? तो ये हमारा कार्य करती है किडनी। ठीक? ये तो था, हमने देख लिया किडनी के बारे में, समझ लिया। अब हमें समझना ये है कि ये जो हमारी किडनी होती है ये कार्य क्या करती है। अभी तो हमने ऐसे मोटे तौर पे समझ लिया, लेकिन हमें ये भी तो समझना है ना कि किडनी का कार्य क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही जाता है। तो इसके कार्य को भी हम समझ लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होगा? जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, इन सब को छानने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपकी किडनी। अब ये क्रिएटिनाइन एक नया शब्द आ गया, ये क्या है? तो क्रिएटिनिन जो है ये प्रोटीन का ही एक कण है जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जब यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हड्डियों के आसपास जमने लगती है जिससे गठिया हो जाता है। तो आपको पता है जो भी गठिया के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास ही कोई ना कोई ज़रूर होंगे जो गठिया की समस्या से पीड़ित होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो उनकी गांठें होती हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है वो जाके जमा हो जाता है। तो जब जमा हो जाता है तो उनकी जो भी जॉइंट होते हैं, मतलब ये जॉइंटों पर ही जाकर यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो अगर कोई गठिया का पेशेंट होता है तो हमें सबसे पहले उसके आहार में प्रोटीन बैन कर देना चाहिए। उसे प्रोटीन नहीं देना चाहिए। प्रोटीन मतलब जैसे पनीर हो गया, जो भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, दाल वगैरह हो गया, तो इन सारी चीज़ों को गठिया के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और आपको वैसे भी अगर कोई गठिया का पेशेंट नहीं है, फिर भी उसे गाढ़ी दाल नहीं खाना चाहिए। दाल जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ही पतली दाल को खाना चाहिए। और गठिया के रोगी को तो दाल बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, प्रोटीन उसको एकदम से ही बैन कर देना चाहिए। ठीक? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कार्य क्या है। पहला कार्य हमने देख लिया। अब आगे हम इसके और कार्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो किडनी होता है और क्या करता है, तो हाइड्रोजन में सल्फेट के आयन को छानता है। क्या करता है ये? तो जो हमारी किडनी है वो हाइड्रोजन में सल्फेट के आयन को छानने का कार्य करती है। पॉइंट को नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
पानी हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि चीज़ों को ये क्या करता है, ये छानने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो पानी हो गए, सोडियम हो गए, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फेट, इन सारी चीज़ों को छानने का कार्य कौन करता है, तो वो कार्य करती है हमारी किडनी। किडनी का ही ये कार्य होता है। अगला, शरीर में सभी रसायनों का संतुलन बनाना। तो जो हमारे शरीर में रसायनों का संतुलन करता है वो कौन करता है, वो हमारी किडनी करती है। ठीक। अगला है आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के पश्चात शरीर के बेकार एवं हानिकारक पदार्थ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर विसर्जित कर दिए जाते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है, जब चयापचय हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे शरीर में अवशेष बचते हैं, मतलब जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं उनको ये जो हमारा किडनी होता है ये यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। और जो भी हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक होते हैं उनको क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर में ही रख लेता है। तो ये इन सबको छान कर, मतलब ये इन सारी चीज़ों को छानने का कार्य करता है कौन, हमारी किडनी करती है। अगला कार्य क्या करता है किडनी, तो ये ग्लूकोज, जल व कुछ उपयोगी लवणों को पुनः अवशोषित करना और शरीर में इनका संतुलन बनाए रखना। मतलब ये जो हमारी किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जल हो गया, ग्लूकोज हो गया और जो भी हमारे उपयोगी मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको अवशोषित कर लेता है। मतलब जैसे हमने आपको बताया ना, पहले भी बताया था कि जो हमारे शरीर में जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो एक ही बार में सब यूज़ नहीं हो जाता है। तो जो भी उनको ज़रूरत होती है वो ले लेता है और जो है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको बाहर कर देता है। जैसे आपने हार्ट के बारे में जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि पहले जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड जब हमारा शरीर में शुद्ध ब्लड तो पहले हम लेते हैं, लेकिन जब हमारा ब्लड जो है अशुद्ध हो जाता है तो वो वापस क्या हो जाता है, तब वो वापस फ़िल्टर होने के लिए जाता है और फिर वो फ़िल्टर होकर फिर वो शुद्ध होकर फिर हमारी नसों में दौड़ता है। तो जो बेकार हो जाता है, ब्लड में जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, वो फेंक थोड़ी ना दी जाती हैं। जैसे हम जो खाना बनाते हैं, अगर खाना बच जाता है, तो हम फेंक देते हैं सारी चीज़ें? नहीं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने चावल बनाया है, तो चावल शाम को हमने बना लिया, चावल बच गया, तो हम चावल उठा के फेंक थोड़ी ना देते हैं। फिर हम उसको सुबह फ्राई करके खा लेते हैं या हमने कुछ और बनाया है, अगर उसको हम तुरंत नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसको रख देते हैं, फिर बाद में उसको किसी तरह से फ्राई करके या जो भी किसी भी तरह से हम उसको उपयोग में ले ही लेते हैं। तो वैसे हमारा जो है, हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार में ही अवशोषित थोड़ी ना हो जाती हैं। जो अवशोषित हो पाती हैं, नहीं तो इनको पुनः अवशोषित किया जाता है। हमारा जो किडनी होता है ना, वो कहता है चलो चलो अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना है, अभी चलो तुम्हारा काम शरीर के अंदर ही है, और ये इनको उठा ले जाता है और ये शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। और क्या कार्य करता है, तो ये जो किडनी होती है ये रक्त की जो ऑस्मोटिक दाब होता है उसको ये नियंत्रित करती है। कौन, हमारी किडनी। और किडनी क्या कार्य करती है, तो किडनी अम्ल क्षार में भी संतुलन बनाए रखती है। ये सारे कार्य किसके होते हैं, तो ये सारे कार्य होते हैं हमारी किडनी के। किडनी हमारी कितने कार्य करती है, बहुत कार्य करती है और ये कार्य ही करती रहती है, बेचारी थकती ही नहीं है। आगे आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे जैसे किडनी 1.25 डाइहाइड्रॉक्सी कैल्सीफेरॉल का प्रोडक्शन करती है। कौन, ये जो हमारी किडनी होती है। और ये क्या होता है, 1.2 डाइहाइड्रॉक्सी कैल्सीफेरॉल जो होता है ये आपके विटामिन डी का सक्रिय रूप होता है। तो आपको यहाँ से दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो विटामिन डी का सक्रिय रूप होता है वो क्या होता है, और जो हमारी किडनी होती है किसका प्रोडक्शन करती है, तो वो करती है आपके विटामिन डी के सक्रिय रूप का प्रोडक्शन करती है। अगला कार्य क्या होता है, अगला कार्य है किडनी एंथ्रोप्रोटीन का भी प्रोटेक्शन करती है। किसका, एंथ्रोप्रोटीन का प्रोटेक्शन करती है, प्रोडक्शन करती है, जो कि आरबीसी के बनने में या संश्लेषण में सहायक होते हैं।
तो ये जो आपके एंथ्रोप्रोटीन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो ये आपके आरबीसीज़ के बनने में या फिर उनके संश्लेषण में सहायता करते हैं। और इनका प्रोडक्शन कौन करता है? तो वो हमारी किडनी करती है। ठीक। अगला इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है? अगला है आपका किडनी रेनिन नाम के हार्मोन कब का भी उत्पादन करती है। ये कभी नहीं है, का भी है। मतलब कि किडनी का और क्या कार्य है? तो ये जो है किडनी हमारी, वो रेनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। और ये क्या करता है? जो रेनिन हार्मोन होता है वो हमारे बीपी को कम करता है। तो किडनी क्या करती है? किडनी रेनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि किडनी किस हार्मोन का उत्पादन करती है? तो वो रेनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट आ जाता है आपका किडनी पैराथायराइड हार्मोन इंसुलिन और गैस्ट्रिन के डिग्रेशन में कार्य करता है। किसके डिग्रेशन में? तो पैराथायराइड हार्मोन इंसुलिन और गैस्ट्रिन के डिग्रेशन में। मतलब डिग्रेशन का अर्थ क्या होता है? इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो करती है हमारी किडनी। हमने अपनी किडनी के बहुत सारे कार्य देख लिए और हमारी किडनी बहुत सारे कार्य करती भी है। तो इन सारे कार्यों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे एक बार नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक। अब हम देख लेते हैं किडनी की बीमारी। गुर्दे की कुछ बीमारी भी होती है। तो हम, क्योंकि हमें यहाँ से डिजीज़ के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमें ये तो हमने देख लिया एक नॉर्मल सी बात कि किडनी क्या होती है, किससे बनी होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये कौन से कार्य करती है। अब हमें किडनी से संबंधित जो रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। तो किडनी कितने प्रकार के रोग होते हैं? किडनी के होते हैं 2 प्रकार के रोग। कौन कौन से? तो एक आपका हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा हो जाता है क्रोनिक रीनल फेलियर। मतलब कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? तो इसमें तीव्र गुर्दा का फेल होना, मतलब तीव्र गुर्दे का फेल होना होता है। और जो क्रोनिक रीनल होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें गुर्दा अचानक से नहीं, मतलब कि ये धीरे धीरे खराब होता है और ये मतलब दीर्घकालिक गुर्दा खराब होना होता है। लेकिन जो ये आपका एक्यूट वाला होता है, ये मतलब कह सकते हैं कि तीव्र का मतलब बहुत जल्द ही खराब होने वाला होता है। ठीक। तो अब हमें यह समझना है कि जो हमारा एक्यूट रीनल है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि ये जो रीनल डिजीज़ है, मतलब कि जो गुर्दे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वृक्क की बीमारी है, हम इसे कई नाम से जानते हैं, तो इसके नाम को भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक। हमने 3 से 4 नाम देख लिए हैं। तो ये जो एक्यूट रीनल फेलियर है, हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, ये अचानक से किडनी का कार्य करना बंद कर देना। मतलब जब हमारी किडनी जो होती है वो अचानक से कार्य करना बंद कर देती है, तो हम उसे कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। अब ये एक्यूट रीनल फेलियर का क्या रीजन हो सकता है? किस कारण से हमारी किडनी एकाएक कार्य करना बंद कर देती है? तो हमें उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ठीक? तो सबसे पहला कारण तो हमें ये देखने को मिलता है कि खून में कमी आ जाना। खून में अगर कमी आ जाती है तो हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देती है। अब खून में कमी आ जाने का मतलब खून कैसे अचानक से कम हो सकता है? तो हो सकता है एक्सीडेंट हो, अल्सर हो, डिलीवरी के समय अत्यधिक खून बह जाने के कारण हमारे शरीर में जो खून की कमी हो जाती है, खून कम हो जाता है, तो ऐसे में हमारी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, मतलब अचानक गुर्दा रोग हो जाता है। ठीक। और क्या हो जाता है? तो जलने की स्थिति में प्लाज्मा का कम होना। जब जलने की स्थिति में क्या हो जाता है, हमारे शरीर की जो प्लाज्मा होती है, हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा होती है, अगर वो कम हो जाती है तो भी एक्यूट रीनल डिजीज हो जाता है। अगला क्या हो जाता है कि तरल का कम होना। ये मिसप्रिंट हो गया है, काम हर जगह आ गया है, तो ये इसे आप ध्यान रखेंगे कि तरल का कम होना। अगर आपके शरीर में तरल, मतलब जो तरल है, फ्लूइड है, ये कम हो गया है,
तो जो है ये एक्यूट रीनल डिजीज़ हो जाता है। अब ये जो हमारे शरीर में तरल है ये कम कैसे हो सकता है? तो हो सकता है इसका रीज़न डायरिया हो, वोमिटिंग हो, मतलब उल्टी होना, और डायबिटिक हो सकता है, या फिर पॉलीयूरिया। आपको पता है कि पॉलीयूरिया किसका लक्षण होता है? तो ये डायबिटिक का लक्षण होता है, ठीक? अगला और क्या हो सकता है इसका कारण? तो सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन तो सामान्य ऑपरेशन की स्थिति में रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक? तो ऐसे में जब अगर सर्जिकल ऑपरेशन होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? तो फिर ये एक्यूट रीनल डिजीज़ हो जाता है। या फिर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया हो, सीरियस इन्फेक्शन होने की वजह से भी एक्यूट रीनल डिजीज़ हो जाता है, ठीक? अगला क्या है? एक्यूट होमोलिटी डिसऑर्डर। ये आरबीसी का क्षय होना, जो एक्यूट होमोलिटिक डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आरबीसीज का बनने से पहले ही उनका क्षय हो जाना, ठीक? या फिर नेफ्रोटॉक्सिन लाइक पैरासिटामॉल एंड मशरूम, मतलब टॉक्सिक, जो हम टॉक्सिक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि विषाक्तता। विषाक्तता, आपको पता है जो हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं ना, ये भी हमारे जो है किडनी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। इससे भी एक्यूट डिजीज़ हो जाते हैं, मतलब एक्यूट रीनल डिजीज़ हो जाता है। हमारा जो किडनी है वो तीव्र गति से फ़ेल हो जाता है। तो इसमें जो हम ये आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ जो है ये पैरासिटामॉल नॉर्मल सी बात है। अगर घर में किसी को डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, क्या करेंगे? अगर थोड़ी-सी बुखार हो गई, शरीर दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे? तुरंत पैरासिटामॉल खा लेंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये पैरासिटामॉल कितना घातक हो गया है। कई मतलब देशों में तो ये बैन है, लेकिन हमारे इंडिया में ये खुले तौर पर बिकता है और लोग इसे खूब दबा के खाते भी हैं। मतलब ये मानो, क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपका दवा नहीं, इसको लोग नाश्ते की तरह लेते हैं। मतलब जैसे थोड़ी-सी भूख लगी ना, कोई नाश्ता ले लेते हैं, तो उसी तरह से बस थोड़ा-सा किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं कि वो तुरंत क्या करते हैं, वो पैरासिटामॉल ले लेते हैं। लेकिन ये कितनी ज़हरीली है, कितनी विषाक्त है, कितनी घातक है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो पैरासिटामॉल लेते होंगे, तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, और हो सके जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको ज़्यादा पेन किलर नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत दर्द होती है, मतलब अगर आप दर्द को बर्दाश्त जितना कर पाते हैं, करना चाहिए। अगर नहीं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है ना कि आप दर्द में भी दर्द की दवा नहीं खा पाएँगे। मतलब आपको डॉक्टर दवा बैन ही कर देंगे। फिर आपको दर्द भी होगा और आप उस दर्द में भी कोई दर्द की दवा नहीं ले पाएँगे। तो इसीलिए आप अपने मन से कोई दवा मत लीजिएगा। और पैरासिटामॉल हो गए, या फिर आप देख लीजिए जो फ्लेक्सान वगैरह हो गए, तो हम ये हमारे लिए क्या हो जाती है, एक नॉर्मल सी दवा हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप ये पैरासिटामॉल हो गया, मशरूम हो गया, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी किडनी को ही काफ़ी हार्म करती हैं, ठीक? अगला है आपका नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हमारी किडनी होती है वो क्या हो जाती है, उसमें फेलियर हो जाती है, मतलब हमारी किडनी कार्य करना बंद कर देती है। तो ये सारे हमने देख लिए, क्या ये सारे हमने कारण देख लिए एक्यूट रीनल फेलियर के, मतलब अचानक गुर्दा के फेल होने का ये सारा कारण हो सकता है। अब ये तो हमने कारण देख लिया। अब अगर ये हमें लक्षण भी, कुछ लक्षण भी तो होते होंगे ना, तो उन लक्षणों को भी हमें देखना है कि क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है एन्यूरिया या ओलिगोयूरिया। तो ये क्या होता है? इन दोनों वर्डों को आप ध्यान रखेंगे, इनका मतलब होता है मूत्र की कमी, और फिर मूत्र पास नहीं होना, मतलब यूरिन का पास नहीं होना और मूत्र की कमी होना। ये क्या होता है? एन्यूरिया का मतलब, और ओलिगोयूरिया का मतलब यही हो जाता है आपका।
ये क्या होता है, तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो वो क्या करता है, वो उसको पॉलीयूरिया हो जाता है, पॉलीडिप्सिया हो जाता है और फिर क्या पॉलीफेजिया हो जाता है। तो वैसे आपको इसके लक्षण में ध्यान रखना है कि या तो मूत्र में कमी हो जाती है या फिर मूत्र पास नहीं होता है। अगला आ जाता है लेथर्जी, मतलब इसमें क्या होता है, आलसपन आता है, सुस्ती रहता है, मतलब कि लैक ऑफ एनर्जी, आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, आपको आलस्यपन आता है, सुस्ती रहती है, मिचली सी होती है। हमने पहले ही देखा था मोमेटिन के मतलब मोमेटिन के बारे में चर्चा किया था। अगला है आपका सीरम यूरिया। सीरम यूरिया मतलब कि नाइट्रोजन का बढ़ना, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन का बढ़ना, यूरिन में किसका, नाइट्रोजन का बढ़ना क्या है, सीरम यूरिया है आपका। और आपका आ जाता है क्रिएटिनिन सी लेवल बढ़ना, मतलब जो क्रिएटिनिन सी लेवल का बढ़ना। और क्या आपका आ जाता है हाइपोपैरा थायराइडिज्म, ये हो जाता है आपका लक्षण में। तो हमें इन सारे लक्षणों को ध्यान रखना है। बाकी ये थे आपके, इतने हमने देख लिए क्या, जो हमारे एक्यूट रीनल डिजीज थे उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो उसमें हमने क्या देखा कि ये होता क्यों है, इसका कारण मतलब क्या हो सकता है, और इसके लक्षण के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। अब ये तो थी हमारी एक्यूट के बारे में। अब हम अपने दूसरे जो हमारे क्रोनिक हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब क्रोनिक रीनल डिजीज होता है, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में किडनी के नेफ्रॉन हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये धीरे धीरे काम करना बंद करेगा और ये हमेशा के लिए ही कार्य करना बंद कर देते हैं। किडनी के 90% नेफ्रॉन फिल्टर का काम नहीं करते हैं। फलस्वरूप रक्त में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जिसे यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप और नोट करेंगे कि जब हमारे किडनी से जो हमारे किडनी हमारी फिल्टर का काम करना बंद कर देती है, तो फिर इसके फलस्वरूप जो हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूरेमिया बोलते हैं। ठीक, अब हम इसके भी कारण को समझ लेते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण को भी हमें ध्यान रखना है। पहला पहला आपका आ जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है इसका। अगर आपको पाइलोनेफ्राइटिस है तो भी जो है ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, सेकंड वाला हमारा जो क्रोनिक रीनल डिजीज है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, ये होने की संभावना रहती है। अब पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, तो यह भी जो आपका पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ये भी आपका ग्लोमेरुलस का ही सब पार्ट होता है। तो इसके सब पार्ट में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ग्लोमेरुलस का सब पार्ट कौन सा है, या पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो किसका सब पार्ट होता है। अगला क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की वजह से भी आपका जो किडनी फेलियर हो सकता है। अगर किडनी में स्टोन है, अब आपको पता है किडनी में स्टोन होना एक, जैसे कह सकते हैं ना कि आम सी बात हो गई। आपको पता है ना कि हमारा खान पान रहन सहन इस तरह से हो गया है कि अब तो कुछ जो रोग हो गए हैं वो एकदम आम सी बात हो गए हैं। मतलब जैसे मधुमेह हो गया, ये जो हमारा हार्ट के मरीज होते हैं ये हो गए, और ये किडनी लीवर, ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल सी बात हो गई हैं कि हर घर में कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के और हार्ट के पेशेंट तो मिल ही जाते हैं। बाकी ये जो किडनी की बात हो रही है, तो किडनी स्टोन आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों को क्या है, किडनी स्टोन होता है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान ही वैसा है। और हमारे किडनी स्टोन को जो बढ़ावा देते हैं कौन है, एक तो ये आपके जो हम टमाटर के बीज वगैरह खाते हैं, ये सब भी हमारे किडनी स्टोन को बढ़ावा देते हैं। बीपी बढ़ना, ये तो बिल्कुल सी आम बात है, हर घर में या तो बीपी लो या तो बीपी हाई। बीपी बढ़ना एक आम बात हो गया है ये भी। तो अगर किसी का बीपी हाई है तो उसका किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस
स्पेशली टाइप 1 की बात की जा रही है। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है, स्पेशली टाइप 1, क्योंकि हमने 3 प्रकार के जो है डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आप कमेंट करके बताएँगे वो तीनों कौन-सा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये तो हमें पता ही है। इनके नाम क्या-क्या थे, हमने वहाँ पर आपसे नाम के बारे में भी चर्चा किया था। तो आप लोग उसके नाम को भी कमेंट करके बताएँगे कि वो तीनों जो डायबिटीज़ थे उनके क्या-क्या नाम थे, ठीक? तो यहाँ पर अगर किसी को डायबिटीज़ 1 है, डायबिटीज़ टाइप 1 का पेशेंट है, तो उसकी किडनी में भी दिक्कत आ सकती है। मतलब कि उसे जो हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर है हो जाता है। अगला है गाउट। गाउट का मतलब क्या होता है कि हड्डियों में क्रेटिनिन की मात्रा का बढ़ना और हड्डियों के आसपास जाकर जमना। ये क्या होता है, हमने देखा था क्या कि अगर कोई व्यक्ति जो है गठिया से संबंधित होता है, मतलब गठिया रोग से, तो उसमें क्या होता है, उसके जो गांठें होती हैं वहाँ पे जाके आपके ये यूरिक एसिड बैठ जाता है, मतलब यूरिक एसिड जो होता है जम जाता है। तो गठिया के रोग को हमें पता है कि उसके आहार में प्रोटीन हमें तुरंत बैन कर देना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति गाउट का पेशेंट है, मतलब अगर उसकी हड्डियों में क्रेटिनिन की मात्रा जो है बढ़ी है और आस-पास जाकर चिपक रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या हो जाता है, तो उसकी किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे क्रोनिक जो रीनल है वो हो सकता है। अगला है टॉक्सिक सब्सटेंस। वही टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तो था हमारा कारण। हमने देखा जो हमारी किडनी है, इसके दोनों रोग के हमने कारण देख लिया। अब इसके हमें क्या बोलते हैं, जो हमारी जो सेकंड है किडनी डिज़ीज़, मतलब क्रोनिक वाली, उसके अब हमें लक्षण भी देखने हैं। तो लक्षण में आप पहला ही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब जीएफआर, जीएफआर का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्या, ग्लोमेरुलस फ़िल्टर रेट, ये 15 एमएल पर मिनट से कम हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो किडनी का फेलियर है, ये हमारा क्रोनिक क्रोनिक किडनी फेलियर है, ये हमारा हो चुका है। अगला है ओडिमा। अगर ओडिमा की स्थिति, अब ओडिमा को आप ये समझ पा रहे हैं, ओडिमा की चर्चा हमने कहाँ पर की थी? ओडिमा की चर्चा आपने कहाँ पे की थी? आप कमेंट करके बताएँगे। तो जो ओडिमा होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, पानी भर जाता है, तो यही क्या कहलाता है, ओडिमा की स्थिति हो जाती है। फिर बीपी का बढ़ना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब जो हमारी हार्ट बीट है, इसका अनियमित होना, ये अनियमित तरीके से हमारी हार्ट बीट चलने लगती है। तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि क्या हो गया है, कि किडनी फेलियर हो चुका है, क्रोनिक, क्रोनिक की बात की जा रही है। एनोरेक्सिया क्या होता है? तो एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है कि भूख में कमी आना। क्या होता है? भूख में कमी आना, वोमिटिंग, हमने पहले भी चर्चा की है। फिर आपका न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम आना, ठीक? तंत्रिका तंत्र संबंधी जो आपके सिम्पटम होते हैं उनका आना। एसिडोसिस होने लगता है, मतलब कि एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। आपका फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वही आपके शरीर से पानी का ज़्यादा निकलना हो जाता है। बीयूएन, अब बीयूएन ज़्यादा हो जाना, बीयूएन का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना होना, अगर 80 mg पर 100 ml से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कि इसका मतलब कि क्रोनिक डिजीज़ हो गया है, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर हो चुका है, ठीक? और सामान्य कितना होना चाहिए, तो 8 से 18 mg पर 100 ml होना चाहिए, मतलब 8 टू 18 mg पर 100 ml होना चाहिए। ये तो हमने चर्चा कर ली, ये जो हमारे डिजीज़ थे, हार्ट किडनी डिजीज़ थे, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, हमने आपसे जीवन रक्षक घोल के बारे में चर्चा किया था। कहाँ पर? हमने कहाँ पर चर्चा किया था? शायद मधुमेह के चैप्टर में किया था या किसी दिन किया था। तो वहाँ पे मेरा एक पॉइंट आपका छूट गया था, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि ये जो जीवन रक्षक घोल होता है, मतलब ओआरएस जो होता है, तो इसका फुल फॉर्म कमेंट करके आप बताएँगे, क्योंकि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया है। तो कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो जो ORS होता है, पहली बात तो इसका संगठन ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, इन सारे चीज़ों का संगठन होता है क्या? ORS। अब ORS का फुल फॉर्म आप बताएंगे, लेकिन हमें इसके संगठन के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेना है कि कितना होता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 20 mg होता है। और सोडियम कितना होता है? सोडियम आपका होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है 3.5 होता है, ट्राइसोडियम जो होता है 2.9 होता है और सोडियम कार्बोनेट 2.5 होता है। साथ में आपका जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो 1.5 होता है। तो इसकी मात्रा को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं ORS का घोल होता है, ये कब दिया जाता है? तो ये जब आपको पता है दस्त की स्थिति में ज़्यादा रिहाइड्रेशन हो जाने पर, हमारे शरीर से जल की मात्रा अधिक निकल जाने पर हम क्या करते हैं, हम ORS का घोल देते हैं। तो इसमें एक पॉइंट उसी में आप इसको नोट कर लेंगे कि ये जो हमारा, और आपको साथ में ये ध्यान रखना है अगर आपसे जीवन रक्षक घोल की बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या होता है, ORS होता है। ठीक, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे ज़रूर कि ये जो ORS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने चर्चा कर ली कि जो हमारे किडनी डिजीज़ है वो हैं क्या। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसको किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मरीज को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर कोई अगर किडनी का पेशेंट है तो हमें उसके आहार में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाता है, आपका चीनी आता है, शहद आता है, साबूदाना आता है। तो जो एक किडनी का पेशेंट होता है, किडनी का जो मरीज होता है, उसके आहार में हमें किस चीज़ को शामिल करना चाहिए, तो उसके आहार में आपको ऊर्जा मात्रा, जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है उसको देनी चाहिए। लेकिन हमें ऊर्जा किस उसको फॉर्म में देनी चाहिए, तो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपका पता है वही चीनी, गुड़, साबूदाना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, हमारी न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 2 या 3 ही होगी जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा किया है। अगला आपका आ जाता है कि प्रोटीन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे किडनी को आराम मिलेगा। मतलब अगर हम प्रोटीन की मात्रा को कम कर देंगे तो हमारी जो किडनी है, किडनी को आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य होता है कि वो जो है प्रोटीन वगैरह इन सारी चीज़ों को छानती रहती है। तो किडनी का कार्य क्या है, छानना। अगर हम प्रोटीन देंगे तो हमारे शरीर को, मतलब हमारी किडनी को बहुत कार्य करना पड़ेगा। अब जब कार्य करना पड़ेगा तो किडनी को आराम नहीं मिलेगा। अगर हमें किडनी को आराम देना है तो ऐसी स्थिति में हमें प्रोटीन की मात्रा को कम कर देना चाहिए। एन्यूरिया की स्थिति में प्रोटीन की मात्रा पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है आपका फ्लूइड, मतलब तरल। तरल, जितना तरल शरीर से बाहर निकलता है उसमें 500 ml ऐड करके लेना चाहिए। मतलब कि आपके शरीर से जितनी मात्रा में तरल निकल रहा है उसमें आपको 500 ml और जोड़ के और लेना चाहिए। ठीक, खाने में ऊपर से नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता है ये हम सबके लिए बहुत ही आम बात है, अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, अगर उसमें नमक कम है तो हम जाते हैं फटाक से लेके आते हैं और नमक डाल लेते हैं। लेकिन हमें आपको पता है कि ये जो नमक है, पहली बात तो आप अगर नमक, काला नमक हो गया और सेंधा नमक हो गया, इनका प्रयोग अगर आप बिना किसी हीट के संपर्क में लाए हुए करते हैं तो नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन ये जो टाटा नमक होता है, जो हम बाज़ार का नमक उपयोग में लेते हैं, अगर हम इनको बिना ताप के संपर्क में लाए लेते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर से नमक प्रयोग नहीं करना है, आपको नमक ऊपर से बैन कर देना है। लेकिन ये तो बहुत आम बात होती है कि हम नमक लेके खा लेते हैं, ठीक, लेकिन हमें ये नहीं खाना चाहिए।
आप में से जो भी लोग नमक ऊपर से लेके खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और आज से खाना बंद कर देंगे, ठीक? अगला हमें क्या करना चाहिए? तो बेकिंग पाउडर व सोडा बाइकार्बोनेट जो कि केक और पेस्ट्रीज में उपयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग हमें वर्जित कर देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका? बेकिंग सोडा हो गया या फिर सोडा बाइकार्बोनेट हो गया, तो इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम इन्हें ऐसे तो खा ही नहीं लेते हैं, इनका प्रयोग जो होता है वो केक, पेस्ट्रीज इन सारी चीज़ों में होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इन सब चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। ये जो जंक फूड होते हैं ये हम सबके लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन जो मरीज़ होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये नहीं देना चाहिए, मतलब उनके लिए एकदम से ही इसको बैन कर देना चाहिए। तो जब आप एक किसी भी पेशेंट को देते हैं, आहार बनाकर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों को उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक? ये सिर्फ़ हमारे एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे खुद के जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि हर घर में चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया, चाहे वो लीवर का कोई पेशेंट हो गया, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो गया या फिर वो किडनी का पेशेंट हो गया, कहीं न कहीं आपके आस-पास कोई न कोई रहता ही है। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो अपने जीवन में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ये हमारा होम साइंस है, इसे आप एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, इसे अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिए। जैसे जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने कहा था कि अगर आप चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हुए चलेंगे, अपने लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे, तो चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा। वैसे आपके होम साइंस इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आपके ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम जब बड़े लेवल पे आ जाते हैं, जब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हम उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं प्रयोग करते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में कार्य नहीं करता है। क्या आपने कभी साइन थीटा, कॉस थीटा इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया है? क्या आपने जो इंटर में जो आपने पढ़ा था, ये केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ी थी, लैब में आपने जाके एक्सपेरिमेंट किया था, क्या वो सारी चीज़ें आप उसमें से कोई भी पार्ट आप अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने आस-पास? नहीं, लेकिन आप में से अगर किसी ने भी होम साइंस को शुरू से पढ़ा है, तो आप देख रहे होंगे वो आप अपने लाइफ साइकिल में देखते हैं, आप वो चीज़ें अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये जो हमारा होम साइंस होता है ना, इसे हमें एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना चाहिए, हमें इसे अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं और हमें समझ में भी आती हैं, ठीक? ये तो थी हमारी डाइट की बात। अभी और चीज़ें हैं हमें हमारी डाइट में समझने के लिए, हम उसको भी देख लेते हैं। तो हमें जो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, अचार, स्क्वैश आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ये स्क्वैश क्या है? तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये भी हमारा एक टॉपिक है, ठीक? तो हमें इन सारी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक? किसका? सोडियम बेंजोएट हो गए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, अचार हो गया, स्क्वैश हो गए, इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आपका पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम शरीर के बाहर किडनी के द्वारा नहीं जा रहा, तब पोटेशियम की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिससे पोटेशियम हृदय के पास पहुंचकर हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। मतलब आपको एक पॉइंट यहाँ से और ध्यान देना है क्या, कि जो हमारा हार्ट होता है ना, जो हमारा हृदय होता है, उसका संचालन सिर्फ सोडियम नहीं बल्कि सोडियम और पोटेशियम मिलकर करते हैं। ये आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों था, लेकिन जो आंसर माना गया था वो आपके सोडियम का ही माना गया था। उस पे राइट आंसर जो था वो आपका सोडियम था। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आपके हार्ट को कंट्रोल करते हैं, आपके हार्ट के संचालन में जो है ये इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, जब पोटेशियम किडनी के द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। जब आपके शरीर में, जब आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो आपके हार्ट के पास पहुंचकर उसकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक?
और क्या करना चाहिए, सोडियम की मात्रा कम कर देना चाहिए। किसमें, किडनी, जब किडनी फेलियर होता है तो ऐसे में किडनी के रोगी को क्या करना चाहिए, सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। आपने देखा है, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, आपको सोडियम पे दोनों के कंट्रोल रखना है। ठीक। अब ये तो थी, हमने देख लिया आहार, कि हमें जो एक किडनी का पेशेंट है उसके लिए किस प्रकार के आहार प्लान करने चाहिए। अब आगे हमें एक पॉइंट और ध्यान देना है, वो क्या है आपका, कि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में नेफ्रॉन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपको पता है, आपने सुना होगा ना कि ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी जो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें जो ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, वो नेफ्रॉन का किया जाता है। आपको पता है ये नेफ्रॉन कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, जो कर्ता धर्ता है किडनी का, वो क्या होता है, वो आप कह सकते हैं किडनी का कर्ता धर्ता कौन है, तो वो है आपका नेफ्रॉन। इसलिए अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है तो उसमें किसका ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें नेफ्रॉन का होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ना कि हम ऐसे बोल देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि उस किडनी में किस चीज़ का ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें नेफ्रॉन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब एक पॉइंट आपको साथ में और ध्यान रखना है, क्या, कि जब भी कुछ ट्रांसप्लांट करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी जो पावर होती है उसको कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप अगर मान लेते हैं कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर उसका कोई ऑपरेशन करना है और अगर उसका शुगर लेवल बढ़ गया है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो उसके घाव वगैरह भरते ही नहीं हैं। तो उसी तरह से जब भी आप किसी चीज़ का मतलब कोई भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे में पहले इम्यूनिटी जो पावर होती है उसको कम करनी होती है। इससे शरीर का अगर इम्यूनिटी पावर जो है वो अधिक होगा तो जो हमारी शरीर है ना, वो हमारी शरीर किसी चीज़ को अंदर रखेगी नहीं। वो हमारे शरीर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसे में आप जो भी ट्रांसप्लांट करेंगे वो बाहर कर देगी, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले हम जो है क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं। जैसे हम अगर किसी मधुमेह के पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले हम सबसे पहले उसके मधुमेह को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि याद आ गया तो मैंने साथ में बता दिया कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर उनका ऑपरेशन वगैरह करना है तो सबसे पहले उनके जो है डायबिटीज़ पर कंट्रोल किया जाता है। पहले उनके शुगर लेवल को घटाया जाता है। अगर शुगर लेवल नहीं घटाएँगे तो जो ऑपरेशन करेंगे वहाँ पे तुरंत क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और वो घाव भी जल्दी से नहीं भरेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। एक नोट और है, हम उसे भी देख लेते हैं। तो इस नोट में हमें क्या ध्यान रखना है कि आयरन का रीयूज़ नहीं होता है। हमने अभी क्या पढ़ा था, जब हमने देखा था किडनी के कार्य के बारे में, तो हमने आपसे बताया था कि जो हमारी किडनी होती है ना, वो हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी मिनरल होते हैं, उनको ये क्या करता है, छान के ऊपर फेंक देता है। कहता है अभी तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम चलो काम करो, बहुत आराम कर लिए। तो ये काम करने के लिए भेज देती है। लेकिन ये जो आयरन होता है ना, ये आयरन बड़ा ज़िद्दी होता है। ये कहता है तुम मुझसे काम करवाओगे, मैं नहीं करूँगा। तो क्या करता है, जो आयरन होता है इसका रीयूज़ नहीं होता है। एक बार आयरन नेफ्रॉन में आता है तो नेफ्रॉन उसे यूरिन के थ्रू पास नहीं होने देता है। लेकिन जो आयरन होता है बड़ा ज़िद्दी होता है। ये वापस ना जाकर अपना रास्ता बदल लेता है और उसके बाद ये कहाँ से, स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है, मतलब कि मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। पहले तो आयरन आएगा किडनी के पास, तो किडनी बोलता है अभी चलो तुम्हारा काम ऊपर है। तो किडनी आयरन बोलता है तुम मुझसे काम करवाओगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे कार्य करवा ही नहीं सकते। लेकिन वो झगड़ा वगैरह नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, लड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये झगड़ा लड़ाई नहीं करता, ये सिर्फ अपना रास्ता बगल होके निकल लेता है। कहता है मैं तो काम करने वाला नहीं हूँ, अब तुम देखो कैसे कार्य करवाते हो। अब जैसे आप में से कई लोग हैं, अब मैं बोलती भले हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लेकिन आप में से कई लोग हैं मुझे कुछ बोलते तो नहीं हैं, कहते हैं अब मुझसे लाइक करवाओगी, लाइक नहीं करते हैं, कहते हैं हम तो चले जाएंगे क्लास देख के, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, क्या करोगी आप,
बस वही हल ये आयरन भी करता है। वो भी कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, हम तो अपना चल रहे हैं बगल वाले रास्ते से। तो ये थी हमारी पूरी किडनी के बारे में चर्चा। हमने चर्चा कर लिया किसके बारे में? किडनी के बारे में। हमने अपने चारों डिजीज़ के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, जो हमें मुख्य तौर पर पढ़ने होते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, उन पर हमने चर्चा कर ली है। तो ये हमारे चारों आज जो रोग थे वो समाप्त हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता दे रही हूँ, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल हम जो है अपने चारों डिजीज़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि हमने यहाँ पर अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे छूट गए हैं, वो सारे हमें क्वेश्चन के थ्रू मिलने वाले हैं, तो आप उनको नोट ज़रूर कीजिएगा। और ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको किडनी से संबंधित जो भी जानकारी देनी थी, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जहाँ से, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये आपको कैसी लगी क्लास? अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो बातें, आपको लगा हो हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जब आप कमेंट करते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है हाँ मुझे आप लोगों के लिए अभी और कुछ करना है, कुछ चीज़ें हैं अभी जो आपके लिए बाकी हैं करनी है। लेकिन जब आप ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुझ में ही कोई कमी रह गई है, मैं आपको चीज़ें उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ जैसे आप चाहते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।